और सवालों और जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं दो पैनल को बुलाना चाहूँगी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिस्टर कौशलेंद्र चौधरी जी को प्लीज़ आप आएँ मंच पर। और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूँगी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के शशिकांत त्रिपाठी जी को, CPRO हैं। बहुत स्वागत है आपका भी, आप भी आए मंच पर। और चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। कुंदन। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेलवे का योगदान इस कुंभ को सफल बनाने में बहुत बड़ा रहा। आंकड़े जो आपके विभाग ने पेश किए उसमें करीब 5 से 6 करोड़ लोग तो आप लोग लेकर के आए श्रद्धालुओं को यहाँ पर। तो कितनी तैयारी थी और कितना प्रेशर था आप लोगों के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात, जब भी रेलवे की कोई भी मीटिंग होती थी, कोई भी तैयारी को लेके हम लोग चर्चा करते थे, तो एक ये भाव हमेशा रहता था कि ये ड्यूटी नहीं है केवल ये, बल्कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो भीड़ नहीं है, वो श्रद्धालु हैं। और जो हम लोग ये काम कर रहे हैं ये काम नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य है। इसी भाव से रेलवे के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने हमेशा काम किया। और यही शायद कारण रहा कि प्रयागराज और प्रयागराज एरिया के जितने भी स्टेशन थे, यहाँ से स्मूथ हर ट्रेन का मूवमेंट हुआ। सभी ट्रेनों का संचालन बहुत ही सहजता के साथ कराया गया। और इसीलिए ये कहा जाए कि जो प्रेशर था वो प्रेशर ना होके हम लोग चूंकि कर्तव्य भाव से और एक श्रद्धा के भाव से कर रहे थे, तो वो दबाव हम लोगों ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। जो तैयारी की बात है, वो तैयारी हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले से प्रारंभ कर दी थी। और इसमें कुछ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम करने थे और जो टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, लगभग 5,000 करोड़ 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले से प्रारंभ कर दी थी। और इसमें कुछ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम करने थे और जो टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का रेलवे का निवेश था। तो इसमें टाइम निश्चित रूप से लगता है। जैसे हमारी प्रयागराज से जो बनारस का वाया ये जो भदोही वाला रूट है, ये डबल लाइन किया गया पूरा। गंगा पे एक नया पुल का निर्माण किया गया। इसके अलावा जो प्रयागराज से जंघई होते हुए बनारस वाला रूट है, इस पे डबल लाइन का कार्य किया गया। बहुत सारे स्टेशनों का डेवलपमेंट किया गया। तो ये इतने सारे कार्य थे, तो लगभग हम लोगों ने 2.5 से 3 वर्ष में ये तैयारी की और 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया उसी का ये परिणाम रहा कि हम यहाँ से लगभग 17,000 हम लोगों ने केवल मेला विशेष गाड़ियाँ चलाईं। रेगुलर ट्रेन के अलावा हम लोगों ने 17,000 विशेष गाड़ियों का संचालन किया और इसके कारण ही हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैरी कर सके। कौशलेंद्र जी, आप चूंकि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात तो बहुत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मंच पे जो सारे लोग हैं वो बदले हुए प्रयागराज का जिक्र कर रहे हैं। आखिर आपसे भी वही मेरा सवाल है, कितना प्रेशर था, क्योंकि महाकुंभ के लिए इस नगरी को तैयार करना था और सरकार आंकड़े लेकर चल रही थी 45 करोड़ लोग आएंगे। तो कितनी तैयारी, कब से तैयारी शुरू हो गई थी? धन्यवाद। बिल्कुल तैयारी पूरी थी और उसमें इस प्रकार का कोई वो नहीं, सोच नहीं थी कि हमको समस्या है या जो है। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था कि जितने लोग आने हैं प्रयागराज और जिनको मेला क्षेत्र जाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी संपर्क मार्ग हैं वो अपने वाहनों से या पैदल या जिस भी माध्यम से जाएं तो अच्छे से पहुँचें, बड़े आराम से उनका आवागमन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए हम लोगों ने 1 साल, लगभग 1.5 साल से तैयारी की गई। जितनी भी मुख्य मार्ग हैं, संगम क्षेत्र और जो भी हमारा जो महाकुंभ एरिया था, जहाँ मुख्य जो है जो आयोजन होने थे, वहाँ के लिए जो भी, चाहे वो प्रयागराज शहर से जाने वाले मार्ग हों, चाहे नैनी क्षेत्र से जाने वाले मार्ग हों, चाहे फाफा मऊ से आने वाले मार्ग हों, चाहे झूसी से आने वाले मार्ग हों, जितने भी मुख्य मार्ग थे, लगभग 38 मार्गों का हम लोगों ने जो है चिन्हित किया गया कि ये मार्ग जो हैं ये बहुत ही इनका चौड़ीकरण, आम जन के सहयोग के साथ इनका जो है चौड़ीकरण करते हुए इनका सुदृढ़ीकरण और इनको खूबसूरत बनाया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या जो है सामना ना करना पड़े। इसके लिए जब लक्ष्य हमारा ये क्लियर था कि हमको ये सुविधा देनी है, तो फिर हमारे लिए सारा काम आसान होता चला गया। कुंभ मेला से हमको जो बजट एलोकेशन था वो बजट हमको टाइम से मिलता रहा। हमारे जो काम करने वाले एजेंसीज थी उन्होंने अपने टाइम से काम किया। जनता का बहुत सहयोग रहा।
हमको सड़क चौड़ीकरण के लिए जितना सहयोग जनता ने दिया, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा सहयोग और कहीं भी संभव ही नहीं है। अगर जो लोग पहले कभी 1 साल पहले कभी इस मार्गों से अगर आए हों पुराने, चाहे वो तेलियरगंज से सादियाबाद मार्ग हो, चाहे पुराने शहर के बहादुरगंज इलाका हो, चाहे सुलाकी मार्ग हो, कीटगंज मार्ग हो, हटिया मुख्य मार्ग हो, या नैनी स्टेशन से अरेल बंधा आने वाले मार्ग हो, अरेल बंधा वाला जो मुख्य मार्ग है वो हो, इस तरीके के 38 मुख्य मार्गों का जो है हम लोग जो है टाइम से कार्य करा पाए और उसका कार्य पूर्ण होने के पश्चात समय से काम पूरा करा दिया गया और उसका काफ़ी लाभ जो है तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को सुलभ हो सका। शशिकांत जी, देखा था कि अचानक से क्राइसिस हो रही थी, भीड़ बढ़ रही थी, फिर रेलवे इंतज़ाम कर रहा था, प्रेशर तो बहुत था लेकिन इंतज़ाम भी बहुत जल्दी जल्दी में हो रहे थे। कैसे सारा इंतज़ाम हो पा रहा था, कितना प्रेशर था, और साथ में ये भी प्रेशर था कि एक मैसेज भी अच्छा जाए, क्योंकि इस बीच कुछ कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे थे, तो ऐसे में कैसे इसको हैंडल किया गया है? देखिए, जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी और जो हमारा तैयारी में अनुमान था, वो हमेशा हम लोग ये मान के चलते थे कि जो नहान के मुख्य दिन होते हैं, जैसे बसंत पंचमी हो, मौनी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, शिवरात्रि हो, ये सारे मुख्य स्नान हैं। तो मुख्य स्नान के दिन, उसके अगले दिन, और अगर बहुत मैक्सिमम गया जैसे मौनी अमावस्या बड़ा पर्व होता है तो उसके एक दिन और बाद, मतलब डी डे अगर हम उसे कहें, जो हमारा मुख्य नहान का दिन है, तो डी से और D+2 ये हम मानते थे कि ये हमारे क्रिटिकल पीरियड होंगे और इस पीरियड में हमें सबसे अधिक संख्या में ट्रेनों का संचालन करना होगा। और चूंकि जो अनुमान था वो ये था कि लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे और जिसमें एक निश्चित संख्या में लोग रेलवे के माध्यम से ट्रेवल करेंगे, तो ये हमारे पीक डेज होंगे डी और से D+2, बाकी नॉर्मल डेज होंगे जिनमें हम एक 40-50 की संख्या में लगभग विशेष गाड़ियों का संचालन करेंगे। लेकिन जो कुंभ की शुरुआत हुई, और शुरुआत के अगर मान लें 8-10 दिन तक भले थोड़ा सा नॉर्मल रहा, मौनी अमावस्या आते आते एक ऐसा माहौल पूरे देश में क्रिएट हो गया था, एक इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा था कि जो ये हमारा डी से D+2 का अनुमान था, ये हमारा हर डे ही डी डे बन गया। हर दिन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो गया, चाहे वो मौनी अमावस्या का दिन हो, महाशिवरात्रि का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, या उसके जो बीच के पीरियड के दिन थे। इवन मैं बताऊं, जो हमारे पास आंकड़ा है उसमें सबसे अधिक संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो 16 फरवरी थी, जो कि कोई भी पर्व का दिन नहीं था, पर्व का अगला दिन भी नहीं था। पर्व मतलब लास्ट पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को हो गया और 16 फरवरी को सबसे बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी में ये परिवर्तन किया कि हमारे पास रेक होता, मतलब जो ट्रेन का एक सेट है, पूरा 20 कोच की एक ट्रेन है, वो लगभग हमारे पास 200 रेक मौजूद थे और उन 200 रेक से हम प्रतिदिन 250-250 की संख्या में ट्रेनों का, मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर सकते थे। हम लोगों ने ये मान लिया था कि अब मौनी अमावस्या में हमने जिसमें मैक्सिमम ट्रेनों का संख्या का संचालन किया था, लगभग 250 ट्रेनों का, उसकी तैयारी हमें प्रतिदिन रखनी है। कोई भी दिन हमारा दिन मौनी अमावस्या वाला दिन के बराबर ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा था, तैयारी पूरी थी, केवल उसे एग्जीक्यूट करना था और उसके लिए हमें कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं। निश्चित रूप से हमारा रेल मंत्रालय, जो रेलवे बोर्ड था, वहाँ से भी हमको फ्री हैंड दिया गया था। आप जितनी भी संख्या में चाहें उतनी संख्या में ट्रेनों का संचालन करने के लिए पूरी फ्रीडम है। इस फ्रीडम का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो कमिटमेंट था रेलवे का, उसका परिणाम रहा कि हमने हर दिन को उसी तरह जो नहान का दिन होता है वैसे मानते हुए लगातार ट्रेनों का संख्या का संचालन किया और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि भीड़ इस संख्या में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी हो जाए कि हमारी ट्रेनें कम पड़ रही हों। हमारी ट्रेनें ज़्यादा होती जा रही थी और हम लोग लगातार लोगों को उसमें बैठा के डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते जा रहे थे। और जो एक बड़ी अच्छी एक कवरेज ही की थी किसी ने कि इस बार एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि हमने हर 4 मिनट पे एक ट्रेन का संचालन किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शशिकांत जी, इस पे एक एडिशनल सवाल मैं लेना चाहता हूं। 2013 से क्या आप लोगों ने सीख लिया? क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के क्या प्लानिंग थी, क्या प्रेशर था बड़े दिन में? और आपने कहा 4 मिनट में ट्रेनों का संचालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी भीड़ आ रही है उतनी भीड़ को वहां से आप रवाना कर दें। इसके लिए क्या तैयारी थी आप लोगों की? देखिए, 2013 का महाकुंभ हो,
इवन उसके बाद 2019 का कुंभ भी था। ये सभी हमारे लिए लर्निंग लेसन हमेशा रहे हैं, और जब भी कहीं पे भी क्राउड के मैनेजमेंट की बात हुई है तो रेलवे ने जो उसकी रिपोर्ट्स थी उन सभी का अध्ययन किया था। और हम लोगों ने, चूंकि मैंने बताया कि जैसे 2-2.5 साल पहले से ही हमने ये तैयारी शुरू कर दी थी। हमने जो अपनी पूरी पिछली रिपोर्ट थी, इवन 2013 की जो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट थी, उन सभी का अध्ययन किया, उन सारी चीज़ों को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, स्टेट का भी कोऑर्डिनेशन लिया। जो रेलवे ने कुछ विशेष चीज़ें की वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। स्टेशन हमारा ऐसा होता है कि नॉर्मली जो भी हमारे बड़े स्टेशन है, खासकर जैसे बात करें प्रयागराज जंक्शन की, ये बोथ साइड इसमें एंट्री है, बोथ साइड एग्जिट है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिसे लीडर रोड कहते हैं उधर से भी एंट्री कर सकते हैं, और सिविल लाइन साइड से भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, और नॉर्मल पीरियड में दोनों साइड की एंट्री एग्जिट अलाउड रहती है। जो हमारे सामने चैलेंज था वो ये था कि चूंकि लोग जब बड़ी संख्या में होते हैं तो उनका आपस में किसी भी तरह से क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, लोग एक दूसरे के सामने ना आए, तो निश्चित रूप से अगर यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा तो लोग अपनी कितनी भी बड़ी तादाद हो, लोग गाइडेड वे में निकलते जाएंगे। तो हमने इसलिए जितने भी मुख्य स्नान दिन थे उनके आगे के दिन थे, और जब भीड़ बढ़ती गई तो हमने इसको एक तरह से रूटीन में ही ये इम्प्लीमेंट कर दिया था कि स्टेशन पे एंट्री और एग्जिट यूनी डायरेक्शनल वे में ही होगा। केवल और केवल, जैसे अगर प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो केवल और केवल लीडर रोड साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से ही एंट्री होगी। हर आदमी को 1 नंबर साइड से ही एंट्री करनी होगी और सिविल लाइन साइड ही एग्जिट होगा। तो जब हमने ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट इम्प्लीमेंट किया, उसके कारण मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को असुविधा भी हुई होगी, उन्हें शायद थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम का जब हैप्पीनेस चाहिए होता है तो अगर थोड़े लोगों को कुछ कष्ट भी हो रहा है तो उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मानव जीवन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी जी। इसके अलावा हमने कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड बनाए थे। हमारे 4 यात्री आश्रय शेड थे जनरल ट्रेनों, जनरल जो क्लास के पैसेंजर हैं उनके लिए, चूंकि बड़ी तादाद में लोग जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं, और प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की कैपेसिटी थी 5000 पर यात्री आश्रय शेड, मतलब एक समय में 20,000 लोगों को हम लोग होल्ड कर सकते थे। उन यात्री आश्रय शेड को हमने एक कलर दिया था डायरेक्शन वाइज। जैसे अगर लाल कलर के आप यात्री आश्रय शेड में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप अगर ग्रीन कलर में जा रहे हैं तो आप मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने कलर कोडेड वे में यात्री आश्रय शेड बनाए, लोगों को सेग्रीगेट किया, उनको पहले से ये गाइड किया कि आपको अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो आप फला कलर वाले यात्री आश्रय शेड में ही प्रवेश करेंगे। उस यात्री आश्रय शेड में हमने अपने आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी हों, टिकट चेकिंग के कर्मचारी हों, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे हमारे पास, बहुत सारे स्काउट एंड गाइड के लोग थे, वो लोग गाइडेड वे में उन्हें प्लेटफॉर्म पे ले जाते थे और उनकी ट्रेन में बोर्ड कराते थे। बाद में हमने ये भी अनुभव किया, ये हमारा अनुभव रहा कि ये जो हमारे 20,000 लोगों को हम इन कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड में कर रहे हैं, इसके अलावा हमने रिजर्व क्लास के पैसेंजर के लिए एक अलग यात्री आश्रय शेड बनाया था जो कि व्हाइट कलर दिया था उसे, लेकिन ये 25,000 की क्षमता भी बहुत सीमित हो रही थी। इसमें हमारी बहुत बड़ी मदद हुई जो स्टेशन के ठीक सामने है खुसरो बाग, जिसमें एक समय में मुझे लगता है कई लाख लोगों को होल्ड किया जा सकता है। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से पहले से ही बात हो रखी थी, पूरा कोऑपरेशन रहा, उसको हमने एक होल्डिंग एरिया के रूप में डेवलप किया, वहाँ पे भी हमने लोगों को सेग्रीगेट किया, और जैसे ही हमारे यात्री आश्रय शेड खाली होता था हम खुसरो बाग से लोगों को गाइड वे में लाते थे और उन्हें यहाँ से बोर्ड करा के ट्रेन में बोर्ड कराते रहे। तो ये जो हमने पूरी एक प्लानिंग की, इसका परिणाम रहा कि यहाँ पे कोई भी ऐसी क्राउड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो फार्मूला है, जो हमारे एक सीनियर कहते थे, सबसे अच्छा फार्मूला क्राउड को मैनेज करने का ये है कि आप क्राउड जनरेट ना होने दें। अगर आपने एक बार क्राउड वहाँ जनरेट होने दिया तो फिर सारी मैनेजमेंट की थ्योरी रह जाती है, फिर सब कुछ फेल हो जाता है। तो इसलिए हमने कभी भी क्राउड एक्यूमुलेट नहीं होने दिया, हम उनको गाइडेड वे में पहले खुसरो बाग में होल्ड कर लेते थे, जैसे ही हमारा होल्डिंग एरिया यहाँ का यात्री आश्रय शेड खाली होता था यहाँ लाते थे, और जैसे ही हमारी ट्रेन वहाँ प्लेस होती थी उनको ट्रेन में बोर्ड करा के यहाँ से रवाना कर देते थे। बिल्कुल अद्भुत रहा क्राउड मैनेजमेंट रेलवे का, इसलिए रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से हम देना चाहते हैं, नॉर्थ से सेंट्रल रेलवे को खास तौर पर बहुत बेहतर तरीके से क्राउड को मैनेज किया। कौशल जी, मेरा एक सवाल है, एक ऐसा शहर जिसमें अमेरिका की डबल आबादी आ गई, अपने देश की एक आधी आबादी आ गई, क्या
गौरव का अनुभव होता है कि आपने प्रयागराज को इस तरीके से तैयार किया, कितनी भीड़ आई और व्यवस्थित तरीके से वापस गई। बिल्कुल, ये जो भी काम किया और उसका जो रिजल्ट हमको देखने को मिला, बहुत ही इसमें जो है आनंद मिलता है और जो है एकदम जो है इस प्रकार की अनुभूति होती है कि भाई हमने वास्तव में कोई हमने किया, मन से किया तो कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट हम लोगों को मिला जो है। और हमने जो कुंभ का आयोजन था इसमें बहुत हमारी अच्छी सहभागिता रही और ये भी प्रेरणा मिली कि अगर इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा लोगों को उसका जो है लाभ मिलेगा, तो भविष्य में आने वाले टाइम में भी हम और प्रयास करें और जो हमारे मार्ग हैं उनको डेवलप करें, जो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं उनको नया बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में भी जो प्राधिकरण का मुख्य लक्ष्य है कि भाई हम नियोजित रूप से लोगों को यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करें, सौंदर्यीकरण में अपना सहभाग करें और जहाँ जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें प्राधिकरण का क्या योगदान हो सकता है उसका अधिक से अधिक प्राधिकरण अपना जो है योगदान दे, ये हमारा प्रयास रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी का प्रेशर था आप लोगों के पर, क्योंकि वो लगातार प्रयागराज आ रहे थे और सभी चीजों को ग्राउंड जीरो पर जाकर के देख रहे थे। नहीं सर, प्रेशर तो केवल लक्ष्य था हमारा कि हमको जो है पब्लिक को सुविधा देनी है और उस लक्ष्य को पूरा करते करते जो भी उसमें और भी जो भी अथॉरिटी से सभी का ये वही लक्ष्य था कि समय से काम पूरा हो जाए, अच्छा काम हो जाए, कोई असुविधा ना रहे। तो जब लक्ष्य क्लियर रहता है तो फिर जो है वो जो प्रेशर नहीं कहते, वो मार्गदर्शन हम बोलते हैं उसको, जो है कि उनके मार्गदर्शन में जो समस्याएं हम लोग खुद नहीं निराकरण कर पा रहे थे, उनके मार्गदर्शन से हमको लाभ मिल रहा था और निराकरण होकर हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे थे। पीडीए बहुत बेहतर तरीके से बता सकती है कि भाई कुंभ से पहले और कुंभ के बाद लोगों के आगमन का आंकड़ा क्या है। आप सर बताइए कि कुंभ का आयोजन और कुंभ के आयोजन के बाद, क्योंकि कल मैं संगम पे रात में करीब 10 बजे गया, वहां पर तब भी लोगों की भीड़ थी, तो क्या कुंभ के महाकुंभ के आयोजन के बाद लोगों का झुकाव प्रयागराज की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा है और लोगों का आगमन यहां पर ज्यादा बढ़ा है? मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जैसे हमारा कुछ जो है पीडीए का मुख्य कार्य यह है कि लोगों को आवासीय सुविधाएं देना और नियोजित विकास करना। और नियोजित विकास का मतलब ये रहता है कि जो यहाँ के आम लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं जिनको लगा कि भाई संगम इस बार जो है कुंभ में हम आए तो एक स्थायी रूप से यहाँ पर हमको कोई रहने की व्यवस्था हो जाए या इस तरीके के कोई हमको सुविधाएं मिल जाएं जिसका हम कभी भी एक निश्चित समय अंतराल पे या यदा कदा उसका उपयोग कर सकें और हमारे पास कोई समस्या भी न रहे, कोई विशेष उसकी चुनौती भी न रहे, चिंता की बात भी न रहे। तो मैं को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अब मुख्य काम हमारा पीडीए का यही रहता है कि हम लोग नियोजित विकास करें। और नियोजित विकास का मतलब है कि हमारा एक मास्टर प्लान हम लोगों ने बनाया, उस मास्टर प्लान में हमने प्लानिंग की कि कहाँ पर जो है आवासीय सुविधाएं देनी है, कहाँ व्यावसायिक सुविधाएं देनी है, कहाँ और रिक्रिएशनल सुविधाएं देनी है। तो उसमें जो हमारा काम रहता है कि वो लोग हमसे परमिशन लेते हैं अपना मानचित्र पास करा के, ताकि उनको सारी सुविधाएं और जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ वो आगे की तरफ आएँ, उनको मिलें। तो उस तरीके के जो आवेदन हैं और जो अब जो मानचित्र का निस्तारण है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। नंबर 2, कुछ हमारे जो है संपत्तियाँ थीं जिनको लग रहा था कि हम लोग उसका डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं अभी टाइम से, लोगों की कैपेसिटी में नहीं है, तो अभी हमने उनको खोला है उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो लग रहा है कि इतना फ़ोन आ रहा है, इतना लोग जानकारी कर रहे हैं उसके बारे में कि भाई कोई आपका स्कीम आ रही है, तो बाकी इससे मैं आकलन कर पा रहा हूँ कि जो है लोगों का रुझान जो है प्रयागराज की तरफ बढ़ा है। शशिकांत जी, रेलवे ने बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। क्या इस कुंभ से रेलवे को भी एक लेसन मिला है शुरुआत से लेकर आखिर तक इस महाकुंभ को संपन्न कराने में? निश्चित रूप से जब आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। लगातार एक सीखना कहा जाए तो एक मानव स्वभाव है और एक प्रकृति है, और बहुत सारी चीज़ें आप परिस्थितियों से जो सीखते हैं वो सबसे बढ़िया लर्निंग होती है। कुंभ के दौरान ही हमारी रणनीति में जो हमने सोचा था कि कैसे हम करेंगे, कुंभ के दौरान ही हमें अपनी रणनीति में कई परिवर्तन करने पड़े। जैसे मैंने बताया कि हमने पहले सोचा था कि D से D+2 डे में क्राउड होगा, लेकिन क्राउड की स्थिति ऐसी हो गई कि वो लगातार चल रही थी, उसमें हमने परिवर्तन किया। भविष्य की जो योजना है वो अभी से हम लोगों ने उस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पे इस महाकुंभ के आयोजन में
चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, चूँकि सभी सरकारी नौकरी में हैं तो लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिटायर हो जाएंगे। तो हम लोग उनके अनुभव को किस प्रकार से अगले, चूँकि ये तो महाकुंभ हमेशा यहाँ आयोजित होना है, आज अभी 2025 में महाकुंभ हुआ है, 2031 में फिर से होगा, फिर 2037 में होगा। तो और जिस प्रकार से जो अनुमान है तादाद बढ़ी है लोगों की, हम निश्चित रूप से मान रहे हैं कि इसी तरह से लोगों का माँ के प्रति, माँ गंगा के प्रति, संगम के प्रति आस्था बनी रहेगी और लोग बड़ी तादाद में आते रहेंगे। हम किस प्रकार से इसको और ज़्यादा अपने आप को विकसित कर सकें, अपने आप को और कैसे तैयार कर सकें, कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत कर सकें, कैसे अगर लोगों को आज के इस महाकुंभ में कोई कष्ट हुआ है, कोई परेशानी हुई है, तो वो 2031 के आयोजन में ना हो, उसके लिए हमने बहुत सारे लर्निंग लेसन लिए हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया है, उसको हम तैयारी कर रहे हैं कि आगे हम वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, लोगों को और अधिक सहजता के साथ, सुखद अनुभव के साथ यात्रा करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। दरअसल संगम गौरव सम्मान, संगम के गौरव को आप लोगों ने बहुत ऊपर तक ले गए, आप दोनों के विभाग ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब